Recording in progress. म्यूट है सर। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। बोर्स मॉडल में 8 पॉइंट लिख लिए थे। नवा पॉइंट है बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली लाइक H हाइड्रोजन का एटम, He सिंगल पॉजिटिव, Li डबल पॉजिटिव, De ट्रिपल पॉजिटिव, बोरान 4 पॉजिटिव एटसेट्रा। ये जो बोर का मॉडल जितना कुछ पढ़ा रहा हूं, जितने फार्मूले लिखवा रहा हूं, हर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं। ये सिर्फ उन्हीं एटम या आयन पे काम करते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 1 होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हीलियम पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। जब तक आप हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फिर लगने लगेगा, तो एक बचेगा। फिर अब ये सब ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक है पर प्रोटॉन तो 2 हो गए न्यूक्लियस में, तो एटॉमिक नंबर 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन 2 नहीं 200 करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोर का मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, बोरेलियम का 4, बोरॉन का 5। तो जितना एटॉमिक नंबर है उससे एक कम चार्ज लगा होना चाहिए, तब तो काम करेगा बोर का मॉडल। जैसे 5 एटॉमिक नंबर तो 4 चार्ज लगा देना, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें। अब अगली बात, हमने फार्मूला किसका देख लिए थे, एनर्जी के देख लिए, है ना। अब और भी देखने हैं, वेलोसिटी के, रेडियस के, ये भी देखते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या यूं कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके लिए फार्मूला था R = 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ये जो 0.529 लिखा है, कभी कभी 0.53 भी लिख देते हैं राउंड फिगर में, तो दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसको अक्सर बुक्स में A0 या R0 से भी डिनोट करते हैं। मतलब फार्मूला आपका 0.529 n² नहीं लिखा हुआ, A0 n² / z लिखा हुआ। अब ये A0 क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन के आप रेडियस निकालो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट तो n भी 1 रखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी z भी 1 होता है, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 0.52 नहीं आएगा। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है 0.53 0.59, इसको हम बोर रेडियस भी कहते हैं। तो जो A0 लिखा है, R0 लिखा है, क्या हमारी बोर रेडियस। तो ये मुझे बोर रेडियस कितनी होती है, 0.53 या 0.52 क्या होती है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की। अच्छा, तो न्यूमेरिकल करने वाला फार्मूला है, एक वैसा फार्मूला भी तो होता है खतरनाक वाला, 2π² 4π² टाइप का जो बनेगा, तो वैसा फार्मूला इसका ये होता है n² h² / 4π² kz me⁻², ये हमारा रेडियस का फार्मूला।
ये है ना, गलत तो नहीं कर दिया भाई, कुछ कह रहा है इसमें पता नहीं। हो गया? हो गया? चलिए अब एक और फार्मूला देखते हैं। अगले फार्मूले पे जाने से पहले एक बात और, हाइड्रोजन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस a0 निकलेगी। भाई हमारा रेडियस का फार्मूला a0 n स्क्वायर अपॉन z है ना, 0.529 की जगह मैं a0 लिख सकता हूं, ऐसा लिखा आएगा अक्सर। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आएगी? a0। सेकंड की कितनी आएगी? 4a0। सेकंड में क्या करोगे? n की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 4a0। थर्ड की 9a0, फोर्थ की 16a0। फटाफट आने चाहिए दिमाग में, यानी कि वो करते बैठ रहे हैं 1 घंटा लगा। अगली चीज हमारी आएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल इससे होंगे, और वैसे है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये दिखाने वाला फार्मूला, इसमें m नहीं है, मास नहीं। 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। ये कह रहा है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दोनों सेम उसमें घूमेंगे सेंस में। नहीं मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पूरे एटम में वो मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा हाँ, जो दो चीजें ना, वो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है वो ऐसे ऐसे करेंगे ना। आप जो बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस पे कैसे घूमता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात वही नहीं है, तो आप अलग बात कर रहे हो, वो अलग बात कर रहे हो। इससे वेलोसिटी भी निकल आएगी। अब एक और चीज, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करे, नीचे आ रहा है तो एनर्जी इमिट करे। तो कितनी एब्सॉर्ब करेगा, कितनी इमिट करेगा? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 5वीं ऑर्बिट से तीसरी में आया, तो नीचे आ रहा है, तो एनर्जी निकाल।
कितनी एनर्जी निकालेगा? 1 जूल, 2 जूल, 100 जूल, कैसे निकालेगा? फॉर्मूला है तो काय को फार्मूला? हाँ, फार्मूले से क्या करो? कौन सा फार्मूला? आप क्या करोगे? 5वीं ऑर्बिट की एनर्जी निकालोगे। सर कैसे? कल फार्मूला पढ़ाया। तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी निकालोगे, कल फार्मूला पढ़ाया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, काम बन गया। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 12वां पॉइंट आएगा ना, एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब ऑन transition of electron from one orbit to other. ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाने पर कितना एनर्जी निकलेगी या एब्सॉर्ब होगी, उसके लिए कैसे फार्मूला बना है? तो सुनिए, डेल्टा ई की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन एनर्जी। वही फार्मूला रहेगा जो एनर्जी का भी सिखाया। जूल में क्या फार्मूला था? -2.18 इंटू 10⁻18। मैं यहाँ 2.18 इंटू 10⁻18 कर रहा हूं प्लस का। अब मल्टीप्लाई में क्या था? Z² अपॉन N²। Z² तक तो ठीक है, N² की जगह हम 1/N1² माइनस 1/N2² कर दे। कुछ नहीं किया है, वही किया है। पहले N1 ऑर्बिट के लिए फार्मूला लिखा, फिर N2 के लिए लिखा, घटा लिया, ये फार्मूला बन गया। कौन से यूनिट में बनाए? जूल में। कितनी एनर्जी निकलनी है? अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी तो क्या करना पड़ेगा? यही फार्मूला रहेगा। इसकी जगह पे 13.6 Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ऐसे आप वो भी बना सकते हो, किलो जूल वाला, 13 किलो कैलोरी वाला, इस तरीके से 313। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ N1 का मतलब इस फार्मूले में रहेगा लोअर ऑर्बिट, और N2 का मतलब हायर ऑर्बिट। ये जरूर भैया गलती मत करना। 5वीं से तीसरी में आ रहा है, तीसरी से 5वीं में जा रहा है, कुछ भी बोले क्वेश्चन में, N1 मतलब 3, N2 मतलब 5। बड़ा नंबर N2, छोटा नंबर N। वैसे इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे भाई जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूले में क्या किया है, पुराना एनर्जी की फार्मूला लगाया है, आगे 2.18 कर दिया, कभी 13.6 कर दिया, तो मैंने एनर्जी का ऐसा बड़ा वाला फार्मूला भी लिखा है। उसमें जो चीजें लिखी है वो सब भी लिख सकते हो ना आप। ये 13.6 कहां से आया? इन सबसे की तो है, बस मैंने n अलग कर ली, अपॉन में N² H² था, उसकी जगह मैं 1/N1² माइनस 1/N2² कर दी। वही चीज है, अलग अलग तरीकों से पूछी जा सकते हैं, सब तरीके दिखा रहा हूँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर। ये क्या लगा? डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, या एनर्जी जो निकली है एब्सॉर्ब, जो एनर्जी है उसका फार्मूला। अच्छा, ये जो एनर्जी निकलती है
ई मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? तो आप ध्यान दें, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, खासतौर से जब ऊपर से नीचे आता है, तो जो एनर्जी निकलती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है। और लाइट एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का क्या लगा, डिफरेंस इन एनर्जी का कह लो, फार्मूला ये होता है एच न्यू, या न्यू की जगह आप सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो कितनी, या जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो इसी फार्मूले से इन्हीं से। बस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। ये खेल, ये लिखने का काम बोर ने नहीं किया था, रिडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने कर दिया, पर चूंकि यहां पढ़ रहे तो मैं इसी के साथ पढ़ा दूंगा। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। समझिएगा, हमारे पास फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है एनर्जी। मुझे क्या करना है, यहां पर एच सी बाय लैम्डा लिखना। अगर वेवलेंथ निकालनी है, ज्यादातर वेवलेंथ के क्वेश्चन आता है तो अपन देख लेंगे। तो अगर मुझे लैम्डा चाहिए तो एच और सी तो नहीं चाहिए, एच और सी को इधर ले आओ, यहां बचेगा 1 बाय लैम्डा, उसका जो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 अपॉन एच की पावर 3 इंटू सी। एच एक और आ गया ना, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब यहां पर भी क्या करो, ये तो दिखाने वाला फॉर्मूला, न्यूमेरिकल थोड़ी कर लेंगे हम, एक दिन लग जाएगा पेपर में। तो यहां जेड छोड़ दो, और ये छोड़ दो। इन दोनों के अलावा बाकी सबकी वैल्यू तो आप रख सकते हो ना। पाई यानी 22/7, के होता है 9 × 10⁹, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h प्लैंक कांस्टेंट पता है, c स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब वैल्यू रख देते हैं। ये 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आता है 1,09,677। इन सब की वैल्यू जेड की नहीं रखी, जेड स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये 1,09,677 तब आता है जब आप सारा डेटा सीजीएस सिस्टम में रखते हैं, तो ये मीटर नहीं सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट आती है। सेंटीमीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये फार्मूला लैम्डा का नहीं है, वेवलेंथ का नहीं, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, 1 अपॉन लेंथ की यूनिट 1 अपॉन सेंटीमीटर होती है, दैट मींस सेंटीमीटर इनवर्स, इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स का रखा। अब ये जो 1,09,677 वैल्यू आई है सेंटीमीटर इनवर्स में, किन किन की मिला के आई? 2 की, पाई की, पाई स्क्वायर की, ए स्क्वायर की, एम की, ई की पावर 4 की, एच क्यूबिक की और सी। यानी इन सब का रिजल्ट आया है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 अपॉन एच क्यूबिक सी। जेड स्क्वायर शामिल नहीं है इसमें। तो इस पूरे को भाई, ये सब कांस्टेंट्स हैं, सारी चीजें जो लिखी हैं सबकी सब कैसी हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे भी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? कांस्टेंट है। तो इस सब का ये जो टोटल आया है भाई,
इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला क्या है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m into the power 4 अपॉन h क्यूबिक c। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला। वैल्यू कितनी है? 1,09,677 सेंटीमीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग इस साइन से शो करते हैं RH। R मतलब रिडबर्ग, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए निकाला गया ना सारा डेटा ये, इसलिए। तो अब ये फार्मूला आप ऐसा लिख सकते हो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH। 1,09,677 की जगह RH लिख दो ना, RH Z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग वेवलेंथ निकालने के लिए यूज किया करेंगे आगे इस चैप्टर। इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ, जब कोई लाइट निकले अपने से उसके लिए। अच्छा मुझे याद आ रहा है वेवलेंथ है ये 1 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है उल्टा, और वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं, न्यू बार। भैया इतना पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कहलाता है न्यू बार। उसका टू RH Z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इससे आप वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ और न्यू बार मतलब वेव नंबर। ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, जो कि वेव नंबर की यूनिट होती है। यानी रेडबर्ग कांस्टेंट किस चीज को शो करता है? वेव नंबर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट किससे मैच करती है? वेव नंबर से। वेव लेंथ से नहीं, उसका तो रेसिप्रोकल है। वेव लेंथ तो अपॉन में, ठीक है। लिख लो, हटा दो उसको, ये पार्ट हटा दो इतना सा। अब मैंने यहाँ HC बाय लैम्डा लेके खेल शुरू किया। HC बाय लैम्डा की जगह H न्यू भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर आप यहाँ H न्यू लिखते तो फिर अपॉन में HC जाने की वजह से H जाता, H क्यूब हो जाता। तो फार्मूला हमारा ये जो बन रहा है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m डिवाइडेड अपॉन h क्यूबिक c है। c नहीं रहता, केवल h क्यूबिक रहता। तो न्यू का फार्मूला हमारा बनता है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m into the power 4 अपॉन h क्यूबिक into z स्क्वायर, z को अलग कर लो, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये किस चीज का फार्मूला आ गया हमारा? फ्रीक्वेंसी का, निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये फार्मूला भी याद करो, वेवलेंथ निकाल लो, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में बदल लो। सर कैसे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ऐसे कर सकते हो, मत करो अलग से फार्मूला। बाकी तुम फार्मूला भी पूछ रहे थे, इसलिए फार्मूला दिखा। अच्छा न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। अब अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का करना है तो इस सब की वैल्यू चाहिए, इन सब की वैल्यू होती है, या ये सब जो है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 into 10 to the power 15 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक्चुअली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू c इंटू RH। यानी ये जो वैल्यू है ये रेडबर्ग कांस्टेंट में स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी, c इंटू RH। कैसे भैया? RH की वैल्यू ये और फ्रीक्वेंसी में यहां पर ये चीज आ रही है, यहां c है और यहां c नहीं है। तो यहां से c हटाने के लिए क्या करोगे? इस वैल्यू में c से मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? रेडबर्ग कांस्टेंट की। यानी रेडबर्ग कांस्टेंट में c का मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मामला आ जाता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू CRH इनटू z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। या आप इसकी वैल्यू 3.10 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं।
फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स या साइकिल पर सेकंड, या एक और लेते हैं हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ये फार्मूला हम अभी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तभी बात आएगी, फार्मूला अपन ने अभी पढ़ा। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करे, टाइम निकाल, टाइम का फार्मूला नहीं, टाइम का फार्मूला तो नहीं होता, पर मुझे याद रहा है स्पीड का फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 पाई में एक चक्कर लगाने में यहां से यहां आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। अगली चीज अपन निकालना चाह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमारे पास फॉर्मूला T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर और स्पीड यानी वेलोसिटी यानी v। वैसे तो क्या 2 पाई आर अपॉन v, बहुत आसान सा है, नहीं बेटा। अब यहाँ r की वैल्यू रखो, सर कहां से, अभी लिखवाई थोड़ी देर पहले, नहीं 0.529 नहीं, मुझे पहले फार्मूला बनाना है। तो बड़ी वाली वैल्यू रखो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m टू दी पावर 2 वाली टाइप, और ऐसे v की भी निकलवाई थी, 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन nh। तो v की वो वाली वैल्यू रखो, जरा रखो और इसको निकालो, t का फार्मूला क्या बन रहा है, मैं आपको चेक करता हूं। n क्यूब h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर, लिख ले रजिस्टर में, रजिस्टर में लिखो, और आप लोग करने के बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालो। देखता हूं क्या बन रहा है। मैंने सारी वैल्यू अपने दिमाग में रख के फिर ये सॉल्व कर दिया, मेरे को याद है n क्यूब h क्यूब 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर n टू दी पावर 4। अब इसको देख कैसे इसको बनाऊंगा फॉर्मूला, तो देख कैसे शुरुआत करेंगे। अपॉन v 2 पाई h ऊपर भेजा तो नीचे लाए, आगे 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 n क्यूब h क्यूब 4 पाई नहीं आ रही, इनकी बात पूरा आएगा, n क्यूब h k स्क्वायर z की पावर 4 z स्क्वायर h स्क्वायर n की पावर 4 और n क्यूब आया ऊपर, n क्यूब h क्यूब आया ऊपर क्या दिखता है, सही है सर।
चलिए भाई से भी आगे माइनस में ओए किसी की रैंक माइनस मतलब जैसे कम होती जाती है तो वो सही 1 AIR 1 OEIR 1000 में 1 सही होता है इसकी माइनस में वो और ही कम होती है मैं तो भेज रहा हूँ पॉइंट में आ रही है 0.2 सर आ गया क्या बना n की वैल्यू पावर 4 पाई a स्क्वायर z स्क्वायर m पावर 4 आके देखता हूँ। इधर किसने भेजे नहीं क्या तेरे को अंदर रखनी दिलाना भैया इधर ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं आया भैया एक आया बीच के बीच आ रहे हैं ये है कि स्क्वायर केवल एक स्क्वायर ऊपर स्क्वायर m टू द पावर 4 हो जाएगा ना e स्क्वायर स्क्वायर n स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा n टू द h स्क्वायर में मतलब h इक्वल टू 6 तो आ रहा
फिर इसका आरबीडी चलो भैया एक ही बंदे का आया है कुछ। जो लोगो बता रहे हैं वो ऐसा आ रहा है n क्यूबिक h क्यूबिक 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर पावर 4 adding to the power। ये टाइम पीरियड का फार्मूला। अब इससे समझ में आ रहा है कि जो बाकी अगर कांस्टेंट चीजें हटा दो, h हटा दो, 4 पाई हटा दो, k हटा दो, m e वगैरह हटा दो, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3 अपॉन z। पेपर में अक्सर ये पूछते हैं कि n की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, n की थर्ड पावर पर डिपेंड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3 इनटू z की पावर माइनस, डिवीजन में ना फोर लाइन का माइनस, ये भी लिख लीजिए। अच्छा यहां टाइप किया है, चलिए अब अगली चीज देखें। ये मैंने टाइम पीरियड निकाला, 15वें नंबर का पॉइंट। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। ये भी तो आ सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी एक साइड में कितने चक्कर मार देगा इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। सर आप फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा रहे थे, या एफ से क्यों दिखा रहे हो? वो लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी है यार, कुछ तो सिंबल में डिफरेंस करो। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को किससे दिखा रहा हूँ? एफ। एफ इज इक्वल टू 1/t, लेकिन टी की वैल्यू हमारी ये है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m टू द पावर 4 अपॉन n क्यूबिक h क्यूबिक। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। यानी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n की पावर 3, और यू कैन से f इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर इनटू n की पावर -3। यूजुअली इसमें फार्मूला नहीं पूछते हैं, इसमें ये रिलेशन पूछते हैं कि n की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है कि n की पावर -3 के प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ज्यादा पूछते हैं, ये पूरा फार्मूला नहीं आता ना, इसको भी न्यूमेरिकल। हो गया डाटा सब? बड़ा अच्छा मॉडल था बोर का, काफी सारी चीजें उसने बताई, रेडियस, एनर्जी, इन सबके फॉर्मूलास तक निकाल के रख दिए।
लेकिन इसमें भी कई सारी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स थे? पहला तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है बस। सबसे पहला तो ये केवल उन्हीं पे लगता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन। वही पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, उनका क्या करें बाकी का? पहला ड्रॉबैक। स्टार्क इफेक्ट ही बनेगी, डिमांड को एक्सप्लेन नहीं करा था। दूसरा ड्रॉबैक ये था, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, मान लो थर्ड से फर्स्ट में आया, तो मैंने कहा था वो एक वेव बाहर निकाले, एनर्जी बाहर निकालेगा, मैंने पढ़ाया अभी आपको। वो एनर्जी कैसे जाएगी? एनर्जी का एक पैकेट बाहर फेंक देगा। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपन ने लिखी थी -13.6 और थर्ड की मैंने लिखवाई थी -1.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल लिखवाइए। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पैकेट बाहर फेंक देगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में कि एनर्जी का निकलना या एब्जॉर्ब होना हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का पैकेट चला जाता है। एनर्जी के फ्लो को ही वेव कहते हैं। वेव आपने सुना है, तो वेव की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का पैकेट चल रहा है मतलब क्या है? एक वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एक वेव बाहर निकालता है, एनर्जी का पैकेट बाहर निकालता है, मतलब एक वेव बाहर, एक वेव निकल रही है। और इस वेव की एनर्जी कितनी होगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में जाए तो भी 12.1 की निकलेगी? नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड की एनर्जी मेरे ख्याल से 10.2 थी माइनस, सॉरी 3.4 थी माइनस, तो इनका डिफरेंस कितना था? 10 पॉइंट। तो जब थर्ड से सेकंड में जाएगा तो जो वेव निकलेगी उसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। 2 से 1 के में थी ना 10, तो 3 से 2 में लाना है, 3 से 2 में 1.9 जो भी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट बाहर निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन करते हैं तो अलग अलग एनर्जी के पैकेट निकलते हैं और एनर्जी अलग होगी। इन दोनों वेव्स की वेव लेंथ भी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, वेव नंबर भी अलग होगा, टाइम पीरियड भी अलग होगा, सिर्फ स्पीड सेम होगा क्योंकि ये सबके सब लाइट है। सारी लाइटों की स्पीड सेम होगी। सारी लाइट है मतलब लाइट मतलब एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, जो आपका विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, सबकी स्पीड सेम होती है। इंफ्रारेड, रेड, सबकी स्पीड सेम होती है, सिर्फ क्या अलग होती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फिजिक्स में एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पे आप और डिटेल में पढ़ लोगे। ऑर्डर अपन जरूर यहाँ बता देंगे आपको। तो मैं कह रहा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की हमारी वेव्स निकल रही हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आ रहा है। इन वेव्स को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो किस बात का इंक्रीजिंग ऑर्डर? वेवलेंथ का ले लो या फ्रीक्वेंसी का ले लो, एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो उस ऑर्डर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड आप लोगों ने सुना है काफी, और मैं जब भी स्पेक्ट्रम पूछता हूं तो बच्चे जवाब देते हैं व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारे हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये गलत है। दिस इज नॉट स्पेक्ट्रम, फिनोमेना इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और वो जो 7 रंग मिल गए उनको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं, स्पेक्ट्रम में केवल 7 कलर नहीं होते। जितनी भी वेव्स हैं दुनिया में लाइट की, अगर उनको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो वो लाइट का स्पेक्ट्रम है। ऐसे साउंड की जितनी भी वेव्स, मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी और आप लोगों की साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अपन लोग सब एक साथ बोले तो बहुत सारी वेव्स बने, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अपन सबकी फ्रीक्वेंसी का एक ऑर्डर बना दिया जाए तो वो हमारा साउंड का स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम से हमारे दिमाग में 7 रंग याद आते हैं। भैया ऐसा नहीं है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी चीज है।
स्पेक्ट्रम लाइट का भी हो सकता है, साउंड का भी हो सकता है, हीट का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी टाइप की एनर्जी का हो सकता है। खैर हमें तो लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम के टाइप पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रम कितनी टाइप का होता है? दो तरह। एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन मतलब निकलना। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है, वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। हीटर जलाओ घर में, अब तो सर्दियां आ गई। हाँ शुरू कर दिया हवा वाला। हवा वाला नहीं, कॉइल वाला जल। तो स्विच ऑन करेंगे और हीटर के सामने हाथ ले जाएंगे तो आपको हल्का गर्म महसूस होगा। थोड़ी देर बाद वो कलर भी आएगा उसमें। पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, और फिर येलो आएगा, और फिर येलो ही आता है, उससे आगे नहीं जाएगा। ये कलर क्यों आया? लाइट निकली ना। लाइट क्यों निकली? क्योंकि उसका कॉइल जो है गर्म हो रहा है, फिलामेंट जो है गर्म हो रहा है। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका भी फिलामेंट गर्म होता है तभी तो लाइट निकलती है। इसमें भी ट्यूबलाइट में भी फिलामेंट्स लगे हो, गर्म हो रहे, इसके अंदर बड़ी गैस गर्म होगी तो लाइट निकल रही। तो लाइट किसी चीज को गर्म करने पे ही निकलती है, और कोई तरीका नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लें और मैग्नेटिक फील्ड लें, दोनों को परपेंडिकुलरली टकराते। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर टकराती हैं तो भी लाइट पैदा होती है। तो लाइट पैदा करने के दो रास्ते, या तो गर्म कर दो या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को टकरा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टकराना अपन लोगों के लिए आसान बात नहीं है। अपन लिए आसान तरीका क्या है? गर्म कर दो। कोयला जलाते हो लाइट आती है, लकड़ी जलाते हो लाइट आती है, मोमबत्ती जलाते हो लाइट आती है, ट्यूबलाइट जलाते हो लाइट आती है। ये सब गर्म भी तो कर रहे हो। लेकिन लाइट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टकराने से भी आ सकती है। इसलिए लाइट का एक और नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी लाइट का दूसरा नाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी आ सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट, क्योंकि गर्म करने से आती है तो इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं हम इसे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने लॉ दिया था, किरचॉफ्स लॉ ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वो ये कहता है कि कोई चीज गर्म करने पर जिस वेवलेंथ की लाइट निकलती ठंडी अवस्था में उसी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती। गर्म करने पर जिस वेवलेंथ की लाइट निकालेगी, ठंडा करने पर उसी की एब्जॉर्ब करेगी। अब जैसे मान लीजिए सोडियम, मैंने कांच के बल्ब में सोडियम की वेपर्स बनाई और इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो इसमें से दो वेव निकलती हैं, एक 5890 एंगस्ट्रॉम की, एक 5896 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ दो। यानी सोडियम गर्म करने पे ये दो वेव्स निकालता है। तो इसे बोलेंगे कि ये सोडियम का स्पेक्ट्रम कितने वेवलेंथ का है? 5890 और 5896। ऐसे हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग। तो एलिमेंट्स की पहचान उनके स्पेक्ट्रम से की जाती है। आपने शायद सुना होगा हीलियम की डिस्कवरी सन पे हुई। यस सर। सूरज पर कौन गया था भाई सूरज में? वो लाइट रेज आती है उनसे करी थी। बहुत गर्म सर, रात में गया होगा। एक्चुअली उस टाइम अर्थ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे, डिस्कवर हो चुके थे, उनमें से किसी के भी स्पेक्ट्रम में वो वाली वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं थी जो सन से आने वाली लाइट में साइंटिस्ट लोगों ने देखी। तो उन्होंने कहा सन पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ये वाली वेवलेंथ आ रही है जो अर्थ पे नहीं। बाद में फिर अर्थ पे भी डिस्कवर हुआ हीलियम। नोबेल गैस बहुत देर से डिस्कवर हो पाई। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ अलग अलग एलिमेंट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें क्वेश्चन आता है, एक एलिमेंट या आयन दे देते हैं, कहते हैं इसका स्पेक्ट्रम किसके स्पेक्ट्रम जैसा हो?
फिर 4 ऑप्शन में अलग अलग आयन या एटम दिए होते हैं। तो ध्यान रखो, जिनमें भी इलेक्ट्रॉन बराबर है उनका स्पेक्ट्रम भी सेम होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर उनका स्पेक्ट्रम सेम। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन में 7। तो क्या कार्बन नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम सेम होगा? नहीं। लेकिन कार्बन और N पॉजिटिव आयन, N पॉजिटिव आयन मतलब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, समझी 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल है। थोड़ा जरा सा घटिया सा क्वेश्चन है, जेई मेन में कभी कभी आ जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बराबर तो स्पेक्ट्रम सेम। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये सोडियम गर्म करने पे 2 कलर की वेव निकाल रहा है, ऑरेंज येलो कलर की रेंज में होती है। 5890 5890 ऑरेंज येलो कलर की रेंज में होता है। सोडियम वेपर लैंप आपने देखे, स्ट्रीट लाइट, सड़कों पे जो लाइट लगी रहती है, जो पीली सी रोशनी आती है, नारंगी पीली सी, उसमें सोडियम की वेपर ही भरी होती है और उसको इलेक्ट्रिकली गर्म किया जा रहा होता है तो उससे वो लाइट निकलती है। यही वाली 5890 और 5896। ठीक है। अब एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोडियम की वेपर ली एक बल्ब में और इन्हें गर्म नहीं किया, ठंडी है। ठंडी है तो इनमें से लाइट थोड़ी निकल रही, बिल्कुल नहीं निकल रही। अब मैंने इसके ऊपर किसी और सोर्स से व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट डाली। आपकी जानकारी के लिए व्हाइट लाइट में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की सारी वेव्स होती है। इसे विजिबल लाइट कहते हैं। सातों कलर इसी रेंज में, 3800 से 7800 के बीच की सारी वेव्स होती। मैंने सोचा ये सोडियम के बल्ब में से, सोडियम वेपर लैंप से भरे हुए बल्ब में से गुजर के जब लाइट बाहर आएगी तो उसमें सारी वेव्स होंगी। लेकिन जब इसमें से गुजर के लाइट बाहर आई तो उसमें 2 वेव्स गायब। सोच सकते हो कौन सी? 5890 एंगस्ट्रॉम वाली वेव गायब थी, 5896 एंगस्ट्रॉम वाली वेव गायब। उसने एब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम ने सोख लिया। किरचॉफ्स लॉ ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। गर्म करने में कोई चीज जिस वेवलेंथ को निकालती है, ठंडे में उसी को एब्जॉर्ब करती है। तो अब इससे गुजरने के बाद जो व्हाइट लाइट मिलेगी, यार वो कंप्लीट व्हाइट लाइट तो नहीं, उसमें कुछ तो कमी आ गई, कुछ गायब हो गया। तो उस बची कुछ लाइट को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब किसी चीज को गर्म करें और उससे जो लाइट निकले वो एमिशन स्पेक्ट्रम, और जब किसी ठंडी चीज में से व्हाइट लाइट गुजारे तो बचा हुआ लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ज्यादातर तो हम उसी को पढ़ते हैं। वो फिर से 3 तरह का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, लिखना नहीं है सब, जहां लिखना होगा बताऊंगा। एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। शॉर्ट नोट अपन बनाई रहे, डिटेल्ड नोट्स में आपको दूंगा, बुकलेट नहीं, क्लास नोट्स, तो टेंशन वाली बात। तो कंटिन्यूअस, बैंड और लाइन 3 तरह का होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। इनमें क्या फर्क है? रेनबो देखा होगा, कितने कलर? नहीं, वैसे तो 7 कलर बोलते हैं, होते हैं, पर मैंने जब रेनबो देखा था तो मुझे 7 कलर अलग अलग दिखाई नहीं दिए, मुझे 4 या 3 समझ नहीं आया। तो उसमें क्या होता था कि वो ब्लू कलर खत्म होता नहीं था कि ऑरेंज शुरू हो जाता था, ऑरेंज शुरू होता नहीं था कि रेड शुरू हो जाता, खत्म होता नहीं था कि रेड शुरू हो जाता था। मतलब उसमें कलर सेपरेट नहीं, ओवरलैपिंग होता। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट कलर ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्स हो एक दूसरे, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। कहीं ब्रेक नहीं आया, कंटिन्यू। लेकिन अगर अलग अलग कलर की पट्टियां, भाई रेड कलर की पट्टी, फिर ग्रीन कलर की पट्टी, गैप देके फिर ब्लू कलर की पट्टी, तो उसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और पट्टियां नहीं, लाइन्स हो अलग अलग कलर की, तो उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। याद क्या रखना है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सॉलिड एंड लिक्विड को गर्म करने से बनता है।
सॉलिड या लिक्विड चीज को गर्म करोगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। चलो बताओ बल्ब का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। बल्ब में सॉलिड फिलामेंट भी तो गर्म होता है। लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, कुछ भी जलाओगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप गैस को गर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर गैस, कैसी गैस को? मॉलिक्यूलर, जिसमें मॉलिक्यूल O2, N2, CO2, CH4, C4, H10 इस टाइप मॉलिक्यूलर गैसेस को गर्म करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम होता है बैंड। लेकिन अगर एटॉमिक गैसेस को गर्म करते हैं, यानी एटम्स को, उनका स्पेक्ट्रम होता है लाइन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एटम का स्पेक्ट्रम लाइन, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बैंड, और सॉलिड या लिक्विड चीजों का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस। ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम, जैसा एक एग्जांपल अभी मैं बताया था, सोडियम वेपर। सोडियम के एटम होते हैं अलग अलग, मॉलिक्यूल नहीं बनाता सोडियम। सोडियम के एटम्स को हीट कर रहे हो तो दो लाइनें निकली थी, 5890, 5896 लाइन स्पेक्ट्रम था। ऐसे एक होता है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी की वेपर गर्म करो, उसका भी लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, मरकरी भी एटम्स की फॉर्म में रहेगी। मरकरी वेपर लैंप भी आपने देखे, सड़कों पे एक और तरह की लाइट निकली थी, व्हाइट लाइट आती है, हाई मास्ट कहते हैं, मरकरी कहते हैं कुछ लोग। मरकरी क्यों कहते हैं? मरकरी भरी उसके। या शादियां शुरू हो गई आजकल, शादियों में फोटोग्राफर एक लिए घूमता रहता है एक लाइट, उसको भी मरकरी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मरकरी भरी है, मरकरी की वेपर भरी है। तो मरकरी वेपर लैंप, उसमें भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है। या फिर आप हाइड्रोजन के एटम्स को गर्म करें तो लाइन स्पेक्ट्रम निकलेगा। हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए बाकी सब कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि किसी चीज को गर्म करते हैं तो लाइट निकलती क्यों? इसको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से आप समझ सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम और जो हमें नोट कर लेना चाहिए, और वो हो सकता है पता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दुनिया में जितनी भी तरह की लाइट्स हैं उनका ऑर्डर वेवलेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें सबसे पहले होती है कॉस्मिक रेस, और वो केमिस्ट्री में कॉस्मिक रेस का कोई काम नहीं है और नहीं लिखवा था तो सर आपने लिखवाया नहीं था। फिर गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर वो 7 कलर्स अपने विबग्योर विजिबल लाइट जो है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो। ये लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन लेफ्ट राइट चलने पे स्पीड कांस्टेंट, यानी जितनी स्पीड गामा रेस की होती है उतनी एक्स रेस की, उतनी अल्ट्रावायलेट की, उतने ब्लू कलर की, उतनी ग्रीन कलर की, उतनी रेड कलर की, उतनी इंफ्रारेड की, उतनी रेडियोवेव की, उतनी माइक्रोवेव। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादातर फेज में आते हैं। एक रेडियो स्टेशन था, उसके टॉवर से घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर था, तो बताओ सिग्नल आने में कितना टाइम लगेगा? अब बचेगा कैसे करें? वो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 किलोमीटर बता दिया है, 2000 मीटर, तो स्पीड क्या लिखें? लाइट की स्पीड। ये सब लाइट है, सबकी स्पीड बराबर है, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया सवाल? कॉस्मिक रेज अंतरिक्ष में चलती है, मतलब आउट ऑफ द प्लैनेट्स, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है, बेसिकली फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है।
हटा दो। कॉस्मोस यानी अंतरिक्ष। अच्छा, जो हमने इसमें विब्योर लिखा था वो विजिबल लाइट, वो दिखती है आंखों को, बाकी जितने नाम लिखे वो दिखते नहीं, तो वो इनविजिबल लाइट्स, एक्सरे या गामा रेज वगैरह। और विजिबल लाइट कहां से कहां तक होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 7800 से ज्यादा वाला इंफ्रारेड, और ज्यादा माइक्रो, और ज्यादा रेडियो। और 3800 से कम वाला अल्ट्रावायलेट, उससे कम वाला एक्सरे, उससे कम वाला गामा रेज एंड सो ऑन। हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में समझाया गया था कि क्यों लाइट निकलती है, इसको गर्म करते हैं। अभी सिर्फ हेडिंग डालनी, डायग्राम नहीं बनाना। जैसे एटम है हाइड्रोजन का, ये इसमें ऑर्बिट्स हैं। हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार बोल चुका आपको मैं हाइड्रोजन के मामले में, किसी और में कुछ और आएगा। अब मैं इसको अगर गर्म करूं तो उसको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी कितनी है? -13.6, और मैंने इसको गर्म कर करके 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दी। गर्म करके कितनी एनर्जी दे दी? 12.1। ठीक, कितनी? -13.6। 12.1 इसको और दे दी। अब इसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमारा कहां था? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन, और मैंने उसको गर्म करके उसकी एनर्जी कितनी कर दी? -1.5। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रह पाए। फर्स्ट ऑर्बिट कहेगी निकल जा मेरे घर से, तूने मेरे घर का कानून तोड़ा। मेरे घर का कानून है कि तेरी एनर्जी -13.6 होनी चाहिए। तूने अपनी एनर्जी कितनी कर ली? -1.5। जा अब उसी के पास जिसकी एनर्जी -1.5। ठीक है, जा रहा है, डरते क्या किसी से? हाँ, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -1.5। चला गया गुस्से गुस्से में। थोड़ी देर बाद घर की याद आती है, मम्मी। अब क्या करेगा? एनर्जी निकाले, वापस आए, पापा वापस आना है। आजा बेटा। उदम करना मतलब एनर्जी ज्यादा होती तभी उदम होता है ना। तो तूने एनर्जी बढ़ा ली थी ना, जैसे भारी छोड़ के आना, वही छोड़ के आना, एनर्जी बढ़ा के गया था तू। तो जो 12.2 इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी ले ली थी ना, वही रख के आना। ठीक है भाई। अब ये नीचे आता है तो उसको अपनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालनी। लेकर किस फॉर्म में गया था एनर्जी? हीट की फॉर्म में। हो सकता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में ले गया हो, किसी भी फॉर्म में ले गया हो, तब तो एनर्जी मिल रही थी, तो जैसे मिल रही है ले लो। निकालने का काम एक ही फॉर्म में कर पाता है, लाइट की फॉर्म। ये मजबूरी। जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ऑर्बिट में लौटता है तो लाइट की फॉर्म में वो उतनी एनर्जी निकाल देता है जितनी उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करके ऊपर गया। तो किसी भी चीज को गर्म करोगे थोड़ी देर बाद तो इलेक्ट्रॉन को घर की याद आएगी, और वो टाइम है 10⁻⁸ सेकंड। इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन फॉरेन ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में रह नहीं सकता। नीचे 10⁻⁸ सेकंड। कितने टाइम में वापस लौटता है? कितने टाइम में अकल आ जाती है उसको? 10⁻⁸ सेकंड में तो वापस लौटे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, पिताजी कहते हैं पूरी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल के आना। वो कहता एक बार में नहीं निकल रही एनर्जी पूरी। तो वो एक ऑर्बिट, तो कहते कोई बात नहीं। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? 1.5। सेकंड की कितनी थी? 3.4। बनने का पहले 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल ले, सेकंड तक आ जा, फिर निकाल लियो तो 10.2, मतलब सेकंड से फर्स्ट में आके 10.2 निकाल लियो। ऐसा करके टोटल 12.1 निकल जाएगा। ठीक है सर, ऐसा कर ले। तो
तो एनर्जी जरूरी नहीं कि इकट्ठी पूरी निकालेगी, क्योंकि थर्ड से फर्स्ट में आना जरूरी नहीं है। ऐसा भी कर सकता है थर्ड से पहले सेकंड में आया, सेकंड से उसके बाद फर्स्ट में, लेकिन हर बार फोटोन अलग वैल्यू का निकले, अलग एनर्जी का फोटोन बाहर निकले। एनर्जी का पार्टिकल फोटोन कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज है लाइट एनर्जी का पार्टिकल। तो एटम को गर्म करोगे, किसी भी चीज को गर्म करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तब तक लाइट नहीं निकलेगी, फिर नीचे आना जब शुरू करेंगे तब लाइट निकलना शुरू हो जाए। अच्छा, मैंने स्पेक्ट्रम लिखा था आपको, उसमें सबसे लास्ट में रेडियो वेव लिखा है, और मैंने कहा था लेफ्ट साइड जाने पे एनर्जी कम होगी, तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम। जैसे मैंने हीटर का एग्जांपल दिया था, आपने हीटर गर्म ऑन किया तो सबसे पहले उसमें रेडियो वेव निकलती है, फिर निकलती है माइक्रोवेव, फिर निकलती है इंफ्रारेड। स्विच ऑन करके आप हाथ पास में ले, आपको गर्मी तो फील होने लगेगी, कलर नहीं आएगा पहले, उस टाइम उसमें से क्या निकल रही है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। उससे ज्यादा जब वो गर्म होता है तब रेड कलर, और गर्म होगा तो वेव रेड के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज आता है, और गर्म करोगे तो येलो आएगा। अगर और गर्म कर सकते तो ग्रीन भी आता, ब्लू भी आता, इंडिगो भी आता, वॉयलेट भी आता, सब आता। तो और गर्म क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे घरों में वोल्टेज ही 220 वोल्ट आता है, लगाओ 2000, लगाओ 20,000, सब आएगा, सारे कलर आएंगे, चिंता क्यों करो, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। हाइड्रोजन में आप गर्म करें तो थोड़ी देर बाद उसमें से क्या निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है, उनको भी एक ऑर्डर में अरेंज किया गया, और जो ऑर्डर बना उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सीरीज में डिवाइड किया गया, 6 सीरीज होती है। पहली होती है लाइमन सीरीज, When electron returns to first orbit, जब इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में लौटता है, सर कौन सी ऑर्बिट से, कहीं से भी आए, दूसरी से आए, तीसरी से आए, 1000वीं से आए, मुझे मतलब नहीं, फर्स्ट में लौटता है तो मैं जो लाइनें निकलेंगी उनको क्या बोलूंगा, लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज की जितनी भी वेव्स होती हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, मतलब उनकी वेवलेंथ कैसी आती है, अल्ट्रावायलेट के आसपास आती है। दूसरी होती है बामर, ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में लौटे, इसकी वेव्स विजिबल लाइट रीजन में होती है। सारी तो कहने पर कहते हैं विजिबल लाइट है, तो ठीक है मैं विजिबल लाइट रीजन ही लिखा। उसके बाद तीसरी होती है पाश्चन। पाश्चन सीरीज तब कहलाती है जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में लौटेगा, कहीं से भी थर्ड में, 4th से थर्ड, 5th से थर्ड, 10th से थर्ड, 1000 से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड नहीं, फर्स्ट से थर्ड लौटना नहीं कहलाता, जाना कहलाता, ऊपर से नीचे आना। हाँ, अच्छा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट रहा है उसको अपन n1 से डिनोट किया करेंगे हमेशा, फार्मूला जो भी n1 n2 लिखवाया था ना रेडबर्ग फार्मूला में। इसके बाद होती है ब्रैकेट, फोर्थ ऑर्बिट, फिर इसके बाद होती है फुंड, पी फुंड कहते हैं कुछ लोग, जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में लौटेगा, और उसके बाद होती है हम्फ्री, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में लौटता है तो, सर इनमें हमने रीजन नहीं बताया, वो ये सबका एक ही होता है, इसलिए इकट्ठा बता देता हूं, ये सब की सब इंफ्रारेड रीजन में IR।
क्लियर? ये डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ एक बार दिखा रहा हूं मैं आपको जल्दी से। हाइड्रोजन है, सेंटर में न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स, ये फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में, कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में लौट रहा है तो ये सारी वेव जितनी भी बन रही है सब लाइमन सीरीज में कहीं जाएंगी। ऐसे अगर कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में लौट रहा है, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स्थ से सेकंड, इंफिनिटी से सेकंड, कहीं से, तो ये सारी वेव्स कही जाएंगी बामर सीरीज में। ऐसा सिस्टम। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से आ रहा हो, मतलब थर्ड से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में, तो उसे उस सीरीज की फर्स्ट लाइन कहते हैं। तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कब कहलाएगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है, पहली लाइन। तो ये बेटा क्या कहलाएगी? दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? फोर्थ से सेकंड आएगा तो सेकंड में। तीसरी लाइन फिफ्थ से सेकंड में। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बामर सीरीज की थर्ड लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? बच्चे ये नहीं करते, 5 में से आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट में आता है उसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन। उस सीरीज की कहलाती है लास्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज क्या कहलाएगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन जस्ट अगली ऑर्बिट से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि N2 की वैल्यू N1 प्लस 1। N1 मतलब इसमें लौट रहा है, N2 मतलब जस्ट अगले एक प्लस करोगे ना। जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज, किसी सीरीज में इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, उनमें जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट फोटोन भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। पूरी सीरीज में जितनी भी लाइनें हैं उनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? फर्स्ट लाइन। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एनर्जी मिनिमम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो किसी भी सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन कौन होती है? जो फर्स्ट लाइन। और लास्ट लाइन के लिए क्या होगा? लास्ट लाइन ऑफ सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इनफाइनाइट ऑर्बिट से आ रही। इसका मतलब है N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है फार्मूला में। कौन सा फार्मूला? अरे वो रेड वाला बताया था ना भाई, उसमें N2 आपको इनफाइनाइट रखना है। अब फॉर लास्ट लाइन क्या होगा? एनर्जी होगी मैक्सिमम सीरीज की, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम, लेकिन वेवलेंथ कैसी होगी? मिनिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी होती है? लास्ट लाइन। ये
तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बातें कर ली। अब अगली चीज हमें देखनी है इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जिनने बोर मॉडल को गलत साबित किया, उसकी वजह से फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देना और देखनी, उसके असर अपन क्यूएमएम पे आते हैं, उनको अपन कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Re-